मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे यूपीएसआई 2016-17 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ्स सेक्शन में परसेंटेज पे। तो परसेंटेज से सभी जितने 27 ऑनलाइन पेपर थे उनमें जो भी परसेंटेज से सवाल पूछे गए हैं उन्हें कलेक्ट करके और जितने भी 4-5 वीडियो लेक्चर बनेंगे वो मैं बना दूंगा। अभी तक 2 अपलोड किए हैं जिसमें से फर्स्ट पार्ट में 10 सवाल और सेकेंड पार्ट में 10 सवाल है। ये तीसरा पार्ट होगा जिसमें भी हम 10 सवाल चर्चा करेंगे और इसी तरह से 4, 5, 6 जो भी पार्ट बनेंगे उसमें टोटल परसेंटेज के सवाल ख़त्म कर देंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पहला जो हमने लिया था कलेक्शन आपका क्वेश्चन का वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का था और लगभग मेरे ख्याल से 6-7 वीडियो हैं उसके, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और दूसरा एवरेज का लिया था। तो एवरेज और परसेंटेज से जो भी सवाल आपके यूपीएसआई में आए थे उनका मैंने सॉल्विंग करा दिया है और ये परसेंटेज चल रहा है। तो इसी तरह से आपको एक एक चैप्टर में सॉल्व कराऊंगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे सवाल नंबर 21 करके मैंने लिखा है और तीसरे पार्ट का है, तो आप ये सवाल देखिए काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ है। आपका जो यूपीएसआई का पेपर है उसमें बार बार मैं ये दोहराता हूँ कि आप किसी किताब के पीछे मत पढ़ें कि मैं RS अग्रवाल पढ़ लूँ, लूसेंट पढ़ लूँ या MS टायरा की बुक पढ़ लूँ या XYZ SD यादव या कोई भी आप बुक ले लीजिए, नाम जितनी मार्केट में आ रही हैं, कोई बुक आप पढ़ें या ना पढ़ें, जब तक आपकी मैथ पर समझ, फंडामेंटल और बेसिक समझ क्लियर नहीं होगी आप सवाल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, कभी भी बड़े सवाल इस तरह से देख करके सरेंडर मत किया करिए क्योंकि इन सवालों में कुछ नहीं है। अगर आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप मैथ समझते हैं तो ये सारे सवाल आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई वाली एक सुरंग AB तक पहुंचती है। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है। जो प्रवेश द्वार से मापी गई दूरी सुरंग की दूरी का 5/12 है। सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है और बिल्ली तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन चली है। दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलने के बिंदु पर पहुंचते हैं। कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है? मतलब ये कहा जा रहा है कि एक टनल है, टनल के एक बिंदु पर एक बिल्ली बैठी हुई है अंदर, जो कि टनल की लंबाई का 5/12 है। एक ट्रेन टनल एंट्री गेट पे आती है और सीटी बजाती है। बिल्ली भागती है ट्रेन की ही दिशा में और ट्रेन और बिल्ली दोनों टनल से एक साथ निकलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो बिल्ली के कंपैरिजन में कितने % ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें इसे हल कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा पिक्चराइज करके बताता हूँ तो शायद आपको और अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। ये आपकी टनल है, सुरंग है, यहाँ पे ट्रेन एंट्री कर रही है। ये आपकी फटाफट देखिए एक्सप्रेस ट्रेन है, यहाँ से एंट्री कर रही है, ये एंट्री गेट है और यहाँ पे एक बिल्ली बैठी हुई है। ऑलराइट, ये जो बिल्ली बैठी हुई है वो टोटल टनल की लंबाई के 5/12 पे है। तो 12 के मल्टीपल में मैं मान लेता हूँ कि टनल की लंबाई 120 मीटर है। जो अच्छा लगे वो मान लीजिए। तो टनल की लंबाई 120 मीटर है, 5/12 पे बिल्ली बैठी है। इसका मतलब है कि सुरंग की शुरुआत से 50 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है। तो 50 मीटर की दूरी पर अगर बिल्ली बैठी है तो बिल्ली को कितनी गति करनी पड़ेगी? 70 मीटर करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए और ट्रेन को 120 मीटर करनी पड़ेगी। यानी एग्जैक्टली उसी समय में आपकी जो ट्रेन चलती है वो 120 मीटर चलती है और जो बिल्ली चलती है वो सिर्फ 70 मीटर चलती है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपकी ट्रेन 50 मीटर ज़्यादा चल रही है, 50 मीटर ज़्यादा चल रही है, जबकि बिल्ली सिर्फ 70 मीटर चल रही है। तो वो 50 मीटर ज़्यादा चल रही है किस पर? 70 पे और इंटू 100। यहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि टाइम पीरियड ने डिस्टर्ब नहीं किया है, टाइम दोनों को इक्वल लगता है, बस डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर कर रही है। और कितना ज़्यादा कवर कर रही है? तो 50 मीटर। 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 500/7 हो जाएगा। 7×7 हो गया और 1 7 इकन्नम 7 हो गया। उसके बाद 3 7 चौक 28 हो गया और फिर 2 7 दूनी 14, 71.42%। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको टनल बनाने की ज़रूरत थी, बस केवल ये ध्यान रखना था कि वो 7 मीटर बिल्ली चल रही है और ये ट्रेन 12 मीटर चल रही है। तो जाहिर सी बात है 5 मीटर ज़्यादा चल रही है। 5 7 का कितने % है? 71.42%। आइए अगले सवाल पर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 एंड 23 छोटे छोटे सवाल हैं, 22 नंबर और 23 नंबर। 22 नंबर में लिखा हुआ है एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, वह संख्या कौन सी है। तो देखिए पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो संख्या होगी वो नेचुरली अपने पहचान के साथ 100% होती है, और उस संख्या का जो 40% है, 40% ये इक्वल है किसके, 650 का 20% और प्लस 190। 650 का 20% प्लस 190 इक्वल है 40% के, किसके, उस संख्या के जिसके बारे में मालूम नहीं है। तो 650 का 20% कितना हो जाएगा, 650 गुणे 20/100, ये आ गया 130, और 130 प्लस 190 आप जोड़ दीजिए, टोटल हो गया आपका ये 320। तो 320 किसके बराबर है, 40% के बराबर है। अब यदि संख्या चाहिए तब तो 100 आप रख दीजिए, और अगर संख्या का कोई पार्ट चाहिए तो वो पार्ट रख दीजिए। मान लो ये आपसे पूछ लेता कि 50% क्या है, 10% क्या है, 20% क्या है, 2% क्या है, तो जो भी पूछते आप यहाँ उठा के रख देते। आपसे पूछ लिया डायरेक्ट संख्या क्या है, तो कोई भी संख्या 100%, 4 8 32, ये आंसर आ जाएगा 800। तो आपका आंसर ये सही होगा। तो 22 नंबर का सही आंसर आपका हो गया 800। अब आप देख लीजिए एक नीचे और सवाल लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें कहा गया है कि दो छात्र हैं, रणबीर और रणवीर। अब ये देखिए एक ही जैसे नाम दे करके हो सकता है इसी में कन्फ्यूज़न हो जाए, किसी का कुछ लिख दें और किसी का कुछ लिख दें, तो थोड़ा सा जो है कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, माइंड को सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। दो छात्र रणबीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे हैं। रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए हैं। यदि रणवीर के अंक उनके अंकों का योग का 56% है, तो क्रमशः रणवीर और रणवीर के प्राप्त अंक क्या होंगे, 28 22, 38 32, 40 34, 36 30, इनमें से क्या सही है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रणवीर ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि रणवीर और रणवीर दोनों के जो अंक हैं मैं पूरा लिख देता हूँ। जो रणवीर को अंक मिले हैं प्लस जो रणवीर को मिले हैं, ये अंक दोनों के मिलाकर के सपोज 100% है, जो भी हैं दोनों के अंक मिलाकर 100% है। तो इसमें से रणवीर को क्या मिल रहा है, रणवीर को दोनों के अंकों का योग का 56% मिल रहा है। तो अगर रणवीर को 56% दोनों के अंकों का योग मिल रहा है, तो रणवीर को क्या मिल रहा है, जाहिर सी बात है 44% मिलेगा। अब इनके दोनों के अंकों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12% का है, और आप क्या कह रहे हो कि 6 अंक का डिफरेंस है, क्योंकि इसको 6 अंक इससे ज़्यादा मिले हैं, तो 6 की वैल्यू क्या हो गई, 12। अब आपको अगर रणवीर के अंक चाहिए तो यहाँ पे 56 रख दीजिए और आ जाएगा 28 अंक, और उसके बाद रणवीर के अगर अंक चाहिए तो 44 रख दीजिए और 22 अंक आ जाएगा। तो एक को 28 मिले और दूसरे को 22 मिले हैं। आपका सही आंसर होगा ये ए हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये देखना कि यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का, तो उनके अंकों का योग जो है 100% है, एक को 56 तो दूसरे को 44। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 24 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 24 और 25 पे बात करेंगे, 2 सवाल हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ध्यान से इन्हें देखिएगा। और ये मैं पहले भी परसेंटेज के उसमें पढ़ा चुका हूँ। 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। नए मिश्रण में जल को 30% बनाने के लिए कितना जल मिलाना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ है कि 125 लीटर की टोटल क्वांटिटी रखी हुई है ना, 125 लीटर की, और इसमें 2 चीज़ें हैं। एक शार्ट में दूध को M और पानी को W लिख लेते हैं। तो M और W यानी दूध और पानी की जो क्वांटिटी है वो इसमें मिली हुई है, ये एलिगेशन है, मिक्सचर है। अब आपसे कहा जा रहा है कि जो पानी है वो 25% है, तो जाहिर सी बात है दूध जो होगा वो 75% होगा। 3:1 का रिलेशन हो गया। अब 3:1 के रिलेशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 125 को, तो क्वांटिटी क्लियर हो जाएगी कि पहले से क्या है। रेशियो 3:1 4 हो गया, और यहाँ पे अगर हम 1 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 31.25, और जब आप क्या करेंगे इसको 3 पार्ट निकालेंगे, मीन्स दूध निकालेंगे, तो 93.75 आ जाएगा।
अब 31.25 लीटर पानी है और 93.75 लीटर दूध है। आप मिलाना क्या चाह रहे हो? आप पानी मिलाना चाह रहे हो, इसका मतलब दूध की जो क्वांटिटी है वो एज इट इज़ बनी रहेगी, बस उसका परसेंटेज इधर से उधर होगा, लेकिन क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो स्थिर है उसे पकड़ लीजिए। दूध आपका स्थिर है, 93.75 लीटर है। अब ये प्रेजेंट में कितने परसेंट हो जाएगा? चूँकि प्रेजेंट में जल 30% हो जाएगा तो दूध आपका 70% हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, और इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 281.25 आएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पहले 3 से गुणा करिएगा और फिर 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये 3 से जब आप गुणा करोगे तो 281.25 आएगा। और ज़रा इसको 7 से भाग दे करके आप देखिए, तो 7 से जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28, 40, 0 हो जाएगा, 7 इकन्नम 7 और 7 पचे 35, कितना बजे 55, 7 सता 49 है, तो 7 सता 49, ये आपका 40.17 लीटर आ जाएगा। ये प्रेजेंट में आपका है पानी, और दैट टाइम पानी कितना था? 31.25। तो 40.71 से अगर 31.25 आप निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा? 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पे एक हम कैरी ले लेंगे तो ये 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, और इधर 9 में से 1 चला गया 8, यानी 8.92 लीटर। ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। इतना पानी मिलाना पड़ेगा ताकि 25% से रेशियो बढ़ कर के पानी का वो 30% हो जाए। और दैट टाइम जो दूध की मात्रा थी वो 75% थी, अब दूध की मात्रा जो होगी वो 70% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। अगला सवाल आपका है कि एक नगर की पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि एक शहर में जो पॉपुलेशन है उसका 20% लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, और टोटल पॉपुलेशन का 50% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, जबकि पॉपुलेशन का 15% कॉफ़ी और चाय दोनों पीना पसंद करते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, जनसंख्या का प्रतिशत बताइए जो चाय या कॉफ़ी अथवा दोनों पसंद करते हों। चाय, कॉफ़ी अथवा दोनों, मतलब एक पदार्थ पीते हों या दोनों पीते हों, ऐसी पॉपुलेशन का परसेंटेज नगर में क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा तरीका देखिएगा कि आप ये समझिए कि चाय पीने वाले लोग हैं, ठीक है, ये चाय पीने वाले लोग हैं, और ये कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं, ठीक है, ये कॉफ़ी पीने वाले हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि 15% दोनों पीते हैं, तो 15% दोनों पीते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा बन गया है, आप देख लीजिएगा, 15 आप यहाँ लिख दीजिए, तो ये 15 तो दोनों में कॉमन हो गया, ये चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब आपके कॉफ़ी पीने वालों का परसेंटेज 20 है, लेकिन केवल कॉफ़ी 5% पीते हैं। आप देखिए अगर इस पूरे सर्कल को देखेंगे तो 20, 15, 5 और 15 कितना हो जाएगा? 20, लेकिन केवल ओनली कॉफ़ी 5% और कॉफ़ी और चाय दोनों वो 15% पीते हैं। अब 50% आपके पीते हैं केवल 50% चाय पीते हैं, तो 15 इसमें आ गया, तो 35 इधर आ जाएगा, यानी 35% केवल चाय पीते हैं, 5% केवल कॉफ़ी पीते हैं, 15% बोथ आर। तो 35 + 5 और प्लस 15, ये टोटल हो गया 55%। 55% पॉपुलेशन ऐसी है जो चाय अथवा कॉफ़ी अथवा दोनों पीती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 है, और इस बार जो है 26, 27, 28 3 क्वेश्चन पे बात करूँगा। बहुत ही छोटे से सवाल हैं, और ये आपके सब पूछे गए प्रश्न हैं आपके यूपीएसआई के, तो इन पे गौर करिए और इनको इजी वे में आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है अगर उसकी बीमा में 40% की वृद्धि की गई हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्ग है ये स्क्वायर, और इसकी बीमा में आपने 40% की वृद्धि कर दी, तो पूछ रहे हैं इसका एरिया कितने % बढ़ जाएगा। तो एक फार्मूला इसका एरिया का सबको मालूम है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका भुजा का स्क्वायर होता है,
और वर्ग छोटा हो या बड़ा हो या XYZ कोई भी हो, उसकी भुजा नेचुरली 100% होती है। तो इसकी भी भुजा 100% है और क्षेत्रफल इसका 100 × 100 हो गया। अब आप 40% बढ़ा रहे हैं तो ये 140 और इंटू 140 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 100 कैंसिल कर दीजिए, 14 का 196 स्क्वायर हो गया और इधर 100, 96% एरिया बढ़ जाएगा। इससे भी आप बता सकते हैं और दूसरा बहुत सारे तरीके हैं, आप कहीं से भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, आगे मैं चर्चा करूँगा, ये सबसे ईजी वे है काम करने का और इससे बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको, बाय द वे आप कहेंगे कि अगर ये 40 नहीं होता और 40 की जगह कुछ और होता, जैसे 7%, 8%, 9%, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ईजी वे बताता हूँ कि जैसे 40% ये बढ़ाया गया या 40% घटाया जाए, तो 40% अगर बढ़ाया गया है तो क्या होगा और 40% घटाया गया है तो क्या है, दोनों परिस्थितियों में इसे डबल करके लिख लीजिए। कितना हो गया? 80। चाहे घटाया जाए या बढ़ाया जाए, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डबल करके लिख लिया। 40 के स्क्वायर को 100 से भाग दीजिए, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 100 से भाग दोगे तो 16 बचेगा। तो बढ़ने वाले के रेफरेंस में 16 जोड़ देना, 96% आ जाएगा, और घटने वाले के रेफरेंस में 16% घटा देना तो 64 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर कर सकते हैं। बाय द वे, अगर कोई आपसे यहाँ पे ये कह देता कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, अगर इसकी बीमा को हमने मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 11% बढ़ा दिया गया, तो अब 11% बढ़ा दिया गया है तो एरिया कितने % बढ़ जाएगा, तो ये तो कॉम्प्लिकेट हो गया, इसे 100 में नहीं रख सकते। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 11 को डबल करके लिख लीजिए, कितना हुआ? 22। अब 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, 100 से भाग देंगे 1.21 आएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, और 100 से भाग देंगे तो 1.21, इसमें उठा करके जोड़ दीजिए और आंसर आ जाएगा 23.21%। और अगर ये कहता कि 11% घटा दी गई है, एरिया कितने % कम हो जाएगा, तो डबल फिर भी करते और 22 - 2.1 हो जाता, तो 20.79%, ये आपका आंसर आ जाता, 20.79%। तो इस तरह से इजी वे में कुछ भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर लिखा हुआ है। 27 नंबर सवाल आप देखिए, यदि x के 15% का 24% 10.8 रुपये के बराबर है तो x की वैल्यू क्या है? आप 10.8 लिख लीजिए। ऑलराइट, अब आपसे कहा जा रहा है कि एक अमाउंट है कोई जिसके बारे में मालूम नहीं, उस अमाउंट को x कहा गया है। तो यहाँ कोई आपको सजाने की ज़रूरत नहीं है। जब उसका 15% निकाला और जो भी आया उसका 24% जब आपने निकाला तो 10.8 आ गया। आपको बताना है कि वो अमाउंट क्या है। तो आपको 100% चाहिए और ये 15% अमाउंट है, फिर आपको 100% चाहिए और ये 24% अमाउंट है। यानी दिया है 15%, चाहिए 100%, जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। चाहिए आपको 100% और दिया है 24%। आप इसको हल करिए, दशमलव हटा देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ 108 गुणे 100/150 अब लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि दशमलव हटा के 0 बढ़ा दिया है, और गुणे 100/24। अब आप देखिए, काट देता हूँ इसको, 12 दूनी 24 और 12 नवैया 108 है। उसके बाद इसको 50 दूना और 50 तिहाई, ये हो गया आपका, 2 से 2 कट गया और ये 3 त्रिक 9 हो गया और 100 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 300 रुपये। तो कुछ नहीं करना था, 10.8 जो है वो आपका जो है 15% है, चाहिए 100। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो 24% है और चाहिए 100% है। अब आपका नेक्स्ट सवाल एक और बच रहा है 28 नंबर। ये 28 नंबर क्वेश्चन आप अभी देख लेंगे, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। 15 लीटर घोल है जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है। 15 लीटर घोल है जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है। उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड है और 40% पानी है। पूछा जा रहा है कि जो परिणामी मिश्रण मिलेगा उसमें पानी की क्वांटिटी क्या होगी, कितने % पानी होगा। तो आपको एसिड से मतलब ही नहीं है, आपसे पानी के बारे में बात की जा रही है। तो पहला घोल जो 15 लीटर का है, इसमें जो पानी की क्वांटिटी है वो है 60%। तो 15 लीटर का आप 60% निकालोगे तो क्या आ जाएगा,
अपॉन 100, 0 0 कट गया, 15 छक्का 90 यानी 9 लीटर। तो इसमें पहले वाले में 9 लीटर पानी है, अब आप इसमें 25 ऐड कर रहे हो और उसमें बता रहे हो कि साहब इसमें जो सेकंड वाला है 25 लीटर जो ऐड कर रहा हूँ उसमें जो पानी की मात्रा है वो 40% है। तो 25 गुणे 40/100 ये कैलकुलेट कर दे तो कितना हो गया 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर पानी हो गया। तो टोटल घोल हमारा हो गया 15 + 25 यानी 40 लीटर। और 40 लीटर घोल में जो पानी है 10 और 9 19 लीटर है, यानी 19 लीटर पानी है। 40 में तो कितने परसेंट है, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, 19 पंचे 95/2 कर दे तो 47.5% आ जाएगा। और आपका आंसर कौन सा सही होगा, डी आंसर सही होगा। और यहाँ पे आपका ए आंसर सही था 300 और ये ए आंसर सही था 96%। तो इस तरह से आप देखिए काफ़ी इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, बशर्ते इनको कंसंट्रेट करके उस समय आप कर पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 और 30, ये लास्ट के 2 सवाल हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति को 20% कम कर दे, यानी अपनी स्पीड को 20% कम कर दे, तो उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय में कितने % की बढ़ोतरी हो जाएगी। यहाँ पे दूरी क्या है, निश्चित है, यानी प्रत्येक स्थिति में दूरी जो तय कर रहा है व्यक्ति बराबर है। पहले वह एक निश्चित चाल से 10 घंटे में तय कर ले रहा था और अब कहा जा रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 20% कम कर दे तो लगने वाला जो समय है वो कितने % पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो इसको लोग अपने अपने तरीके से लगाएंगे और कुछ बहुत ही विस्तृत लगाएंगे, कुछ डिस्टेंस मान लेंगे, कुछ स्पीड को मान लेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा सा ये सोचते हैं कि पहले जो भी टाइम लग रहा था और जो भी स्पीड थी नेचुरली 100% थी। टाइम क्या लग रहा था, स्पीड क्या थी, हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी स्पीड रही होगी, जो भी टाइम रहा होगा, वो अपने आप में 100% थे। तो 100% टाइम लग रहा था और 100% स्पीड थी, राइट। आपने क्या किया कि स्पीड को पहले के कंपैरिजन में 20% कम कर दिया। तो जब स्पीड को आपने 20% कम किया तो पहले की तुलना में स्पीड 80% हो गई। अब चूंकि डिस्टेंस इक्वल है तो जाहिर सी बात है समय ज़्यादा लगेगा। जब स्पीड का ग्राफ गिरा है तो टाइम का ग्राफ ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे टाइम जो भी लगेगा पहले से प्लस लगेगा, यानी 100% से ज़्यादा लगेगा। तो टाइम इंटू स्पीड, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल है यहाँ पे बराबर है। तो ये कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 8000 हो जाएगा और प्लस 80x हो जाएगा और ये बराबर 10,000 हो जाएगा। तो 80x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2000 आ जाएगी और जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 2000/80 कर देंगे, 0 0 कट गया, x बराबर 25% आ गया। तो इस तरह से आप इजी वे में लगा सकते हैं। ना तो आपको इससे मतलब है, ना कोई अन्य डिजिट आपको इमेजिन करने की ज़रूरत है। यानी डिस्टेंस निश्चित थी और यदि बढ़ेगी तो 100+ और घटेगी तो 100-। तो एक चीज़ तो मालूम है आपको कि जाहिर सी बात है जब स्पीड का ग्राफ नीचे गिरेगा तो टाइम का ग्राफ ऊपर जाएगा। रीज़न क्या, स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है, विलोमानुपात होता है। एक क्वेश्चन और आपका बच रहा है 30 नंबर। इसको देखिए, काफ़ी अच्छा सा सवाल है और इसमें लिखा हुआ है कि एक सिलाई मशीन का मूल्य जो है 15% की दर से कम होता है। यानी ये अवमूल्यन होना, अवमूल्यन का मतलब होता है किसी वस्तु की कीमत का गिरना, यानी डिप्रिसिएशन होना, अवमूल्यन होना या क्षरण होना। तो 2 साल पहले ये मशीन खरीदी गई थी। अगर प्रेजेंट मूल्य इसका 1445 रुपये है तो दैट टाइम इससे ज़्यादा रहा होगा। अगर तुक्का भी लगाएंगे तो इससे बड़े पे लगाएंगे, हालांकि सारे ऑप्शन इस पे बड़े ही लिखे हुए हैं। तो बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। देखिए 1445 रुपये इसका प्रेजेंट मूल्य है और 2 साल पहले यानी 100/85 और 100/85 आपको पहले कीमत ज़्यादा रही होगी, अभी कीमत कम हो गई। कितनी कम हो गई है, 15% फर्स्ट ईयर एंड 15% सेकेंड ईयर। अगर 3 साल होता तो एक बार और लिखते, 4 साल होता तो एक बार और लिखते। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको अगर हम काट करके लिखेंगे तो 1445 गुणे
20/17 हो जाएगा और गुणे 20/17 हो जाएगा। आप वहीं काट सकते हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट दिखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 17×8=136 है ना। 17×8=136 हो गया तो 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 इधर से 4 इधर, 8 बच गया। 17×5=85, 85 बार ये कट जाएगा 17 से, और फिर 17×5=85, फिर 5 बार कट जाएगा। 2 दूना 4 पंचे 20, और आपके 2 जीरो लग जाएंगे। 2000 रुपये इसका सही आंसर आ जाएगा। तो अवमूल्यन हो रहा है, इसका मतलब कीमत गिर रही है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पीछे आप उस पर देखिएगा, जो परसेंटेज के वीडियो पढ़े हूँ उसमें पूरा डिटेल में बताया है। और कोई वस्तु है उसकी कीमत बढ़ रही है यानी अधिमूल्यन हो रहा है, और कोई वस्तु है उसकी कीमत गिर रही है यानी अवमूल्यन हो रहा है, या किसी नगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है या किसी वजह से नगर की पॉपुलेशन पलायन कर रही है। तो उसमें 4 नियम हमने बताए हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और कैसे जवाब देते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने 10 सवालों पे चर्चा किया और ये सारे के सारे आपके यूपीएसआई के पूछे गए सवाल हैं। तो इससे कम से कम ये चीज़ आपको क्लियरिटी पता चलती है कि सब किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं और इनको हम किस वे में कर सकते हैं। आप देखिए, किसी भी सवाल को करने के लिए क्या कोई विशिष्ट नियम आपको पढ़ना पड़ा? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको कोई सवाल करने के लिए विशिष्ट नियम की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सामान्य समझ आपकी होनी चाहिए कि हम सवाल को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसके चौथे पार्ट में हम आपसे मिलेंगे और फिर और सवालों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।